हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। यदि आप वुमेन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो खास होगा। मैं आपको बता देता हूं कि अगर वास्तव में आपका एक सपना है महिला पर्यवेक्षक बनने का, तो विद्यापीठ के साथ जुड़कर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। देखो, कंटेंट आप लोगों को रेगुलरिटी के साथ एक प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। हमारे एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को जो कोर्स है, जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप बहुत शानदार पढ़ाते हैं, हमारे पास डेली ऐसे 50 से 100 कमेंट आते हैं, ठीक है ना, 50 से 100 कमेंट्स आते हैं, जो कि बहुत शानदार, क्योंकि अभी बहुत बच्चों तक पहुंच नहीं है जब से हमने स्टार्ट किया तब से। तो मैं आपको बताता हूं कि इस चैनल पे अभी क्लासें हमने काफी समय से चल रही हैं। अब एक सबसे बड़ी चीज है, आप लोगों को जो हमारा यहाँ महिला सुपरवाइजर का पार्ट ए और पार्ट बी का जो बैच है, वो इसके अंदर आप लोगों को कंप्लीटली क्या मिलने वाला है। इसमें लगभग 200 तो ई बुक मिलेंगे आप लोगों को, चैप्टर वाइज 200 से ज्यादा ई बुक होंगी, ठीक है ना, 300 ही हो जाएंगी। ई बुक्स मिलेंगे आपको, ई बुक्स मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज। अब आती है बात, सर ये तो हो गया, ई बुक्स हो गई, साथ में आपको 10,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। कितने क्वेश्चंस की? 10,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ में आपको पार्ट बी के मेरे पैसे साथियों नोट्स मिलेंगे, ई बुक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है ना, पार्ट बी के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव फ्रॉम स्टूडियो से मिलेंगे। पार्ट ए के अंदर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो लाइव फ्रॉम, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो से मिलेंगे। जैसे उसमें कुछ अंग्रेजी हुआ या मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, कुछ रिकॉर्डेड भी मिलेगा, है ना, बाकी सब लाइव फ्रॉम स्टूडियो से मिलेंगे। जीके लाइव मिलेगा, बिल्कुल लाइव मिलेगा, ठीक है ना, प्रॉपर रूप से क्लासेस चल रही हैं। और वास्तव में आपका सपना है तो ये इतना सारा झमेला है, ये मात्र ऑफर चल रहा है अभी 749 रुपए के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि लास्ट समय तक आपको पीवाईक्यू 10,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। अब आप लोगों के लिए मैं शुरुआत करता हूं बहुत शानदार सी क्वेश्चंस के साथ में। आइएगा, मेरे साथ जुड़ेंगे सभी बच्चे। वैक्सीन वाइल मॉनिटर वीवीएम में यदि केंद्रीय वर्ग, ठीक है ना, स्क्वायर का रंग बाहरी वृत्त के रंग से हल्का है तो वैक्सीन की स्थिति क्या हो, ठीक है ना। अगर इस सवाल का आपने टीकाकरण पढ़ा है तो जवाब दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। ध्यान देना, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने देखो कंटेंट के मामले में हम हटके काम कर रहे हैं और वास्तव में बच्चों का लगातार प्रयास है, प्यार है, वो इसी वजह से मिल रहा है, क्योंकि सिलेक्शन निकालना है, ठीक है ना, सिलेक्शन की फैक्ट्री बनानी है विद्यापीठ को। तो वैक्सीन उपयोग योग्य है, याद रखना। वैक्सीन वाइल मॉनिटर में यदि केंद्रीय वर्ग में उसका रंग है जो बाहरी वृत्त के रंग से हल्का है तो वैक्सीन की स्थिति क्या है, अभी हम उसको यूजेबल कह सकते हैं, वैक्सीन को यूजेबल यानी कि उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वीवीएम के 4 चरण होते हैं। जब भीतरी चौकोर का रंग बाहरी गोले से हल्का है तब वैक्सीन सुरक्षित है, ठीक है ना। यदि रंग समान मैचिंग हो जाए और गहरा हो जाए तो वैक्सीन हीट डैमेज हो चुकी है, उसे फेंक देना चाहिए। ध्यान रखना, अगर वैक्सीन मान लो जैसे कोविड के समय वैक्सीन लगी थी और उसी वैक्सीन से यहां से सवाल पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चा ध्यान देना, एक एक बात पर बड़े गौर से चीजों को समझना है, क्योंकि सिलेक्शन देना है इस बार किसी भी हालात के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, वैक्सीन को कब फेंकेंगे अपन, जब यदि रंग समान मैचिंग हो जाए, गहरा हो जाए, 3 और 4 हो, वैक्सीन हीट डैमेज हो चुकी है, फिर उसे फेंक देना चाहिए, ठीक है भाई। अब एक बार सवाल पे नजर दौड़ाएंगे, मैं चेक कर लूं ऑडियो वीडियो सब चीज ठीक चल रही है, ठीक चल रहा है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टीका एचआईवी पॉजिटिव बच्चे जिसके लक्षण दिखाई दे को देना पूर्णतः वर्जित है, बताएंगे। यहां प्रश्न संख्या 2 के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है ना भाई। आ जाओ एक बार सभी साथी, समझेंगे सवाल को, ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद जवाब देंगे आप लोग। कह रहा है कि कौन सा टीका एचआईवी पॉजिटिव बच्चे को उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको देना पूर्णतः वर्जित मानेंगे, मतलब वो नहीं दे सकते अपन। देखो, अगर आपके एचआईवी पॉजिटिव है तो उस बच्चे को हम कौन सा टीका नहीं दे सकते, उसे डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटेनस दे सकते हैं और हेपेटाइटिस बी दे सकते हैं। यहां उसको हम बीसीजी का टीका नहीं दे सकते, आईपीवी, ठीक है,
पोलियो वैक्सीन भी दे सकते हैं, परंतु उसे बीसीजी का टीका बिल्कुल भी नहीं दे सकते, याद रखना। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं दे सकते, ध्यान देना इधर। बीसीजी एक लाइव, ठीक है ना, यानी कि जीवित टीका है, इसे कह सकते हैं एक जीवित। तो एचआईवी बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, जिससे जीवित बैक्टीरिया से ही, ठीक है ना, यहां पर मेरे प्यारे साथियों डिसमेंटेड बीसीजी इन्फेक्शन होने से गंभीर खतरा होता है, जैसे अंग्रेजी में कई बार हो जाता है। ध्यान रखना, इससे क्या होगा कि बच्चे की बॉडी के अंदर कई बार इन्फेक्शन का खतरा होता है। क्या होता है? इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो इस वजह से हम बीसीजी एचआईवी के समय बीसीजी क्या नहीं दे सकते, टीका नहीं दे सकते। याद रखना, एचआईवी के समय, किसके समय? एचआईवी के समय, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है इम्यूनिटी पावर। चलेगा, अगला प्रश्न है यहां पर टीएसएस टीकाकरण के बाद होने वाली एक गंभीर, यह मुख्य रूप से किस टीके से जुड़ी है? यह मुख्य रूप से किस टीके से जुड़ी है? देखो, टॉक्सी-शॉक सिंड्रोम, ठीक है ना, टॉक्सी-शॉक सिंड्रोम, टीएसएस टीकाकरण से होने वाली ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं साहब, खसरा, बिल्कुल, ठीक है ना, खसरा। यहां पर आप लोगों को खसरे का टीका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का, ठीक है ना, खसरा। देखो, अब इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, कुछ पॉइंट बनाए मैंने एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड से। खसरे का टीका, ठीक है ना, गोलकर बनाया जाता है। इसे गोलने के बाद 4 घंटे से अधिक रखा जाए तो इसमें, ठीक है ना, क्या हो सकता है? बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो कि टॉक्सिन छोड़ते हैं और टीएसएस का कारण बन जाता है। अगर आप खसरे के टीके को क्या करते हैं, खसरा क्या होता है, इस टीके को हम गोलकर बनाते हैं। कैसे? याद रखना, ये दवाई होती है, उसको हम गोलकर टीका बनाते हैं, और जब इसको गोलेंगे, सूखी दवाई होती है, और गोलकर जैसे अपन शीशी के अंदर इसको घोल लिया, पानी मिला लिया, 4 घंटे बाद तक अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो यहां हमें टॉक्सिन छोड़ेगा, ये टॉक्सिन छोड़ेगा तो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पनपेंगे और उसके नुकसान हो सकते हैं हमको, ठीक है ना। ये बातें आपको क्लियर करता हूं मैं, ठीक है ना। हार्ड इम्यूनिटी, सामूहिक प्रतिरक्षा किस प्रकार के रोगों को प्रभावी नहीं होती है, ठीक है ना। अब यहां पर इम्यूनिटी टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, तो देखेंगे, यानी कि सामूहिक प्रतिरक्षा किस प्रकार के रोगों में प्रभावी नहीं होती है? खसरा, पोलियो, टिटेनिस और रुबेला। ध्यान रखना, यहां 4 नंबर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टिटेनिस में नहीं होता है, किसमें? टिटेनिस के अंदर। हार्ड इम्यूनिटी उन बीमारियों में काम करती है जहां टिटेनिस के परिप्रेक्ष्य में, तो याद रखना, टिटेनिस में क्या होता है? हड्डियां जकड़ने लग जाती है। हर्ड इम्यूनिटी उन बीमारियों में काम करती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। टिटेनिस संक्रामक नहीं है, यह मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया के जीवाणुओं से घाव के माध्यम से होता है, इसलिए दूसरे टीकाकरण से आपको सुरक्षा नहीं मिलती है, ठीक है ना। याद रखना, यह क्या होता है कि जैसे मान लो घाव हो रहा है और मिट्टी में या गोबर में या पशु के किसी खाद में हाथ दे रहे हैं, उस समय घाव के माध्यम से ये बैक्टीरिया के बीजाणुओं से, यानी कि जो घाव होते हैं उनके माध्यम से शरीर के अंदर एंट्री करते हैं, तो टीकाकरण से आपको सुरक्षा नहीं मिलती। इसमें हार्ड इम्यूनिटी उन बीमारियों में काम करती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलती है। मतलब अगर हम टिटेनिस का बिना, मतलब जब टिटेनिस की कोई ऐसा कटा नहीं और उस पर अपन ने लोहे से चीजों से कटे भी नहीं और फिर भी टिटेनिस के आप टीकाकरण करवा रहे हो, तो यानी कि गलत है। इससे हमारी बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है ना। उससे हम, क्योंकि देखो ये ऐसा तो है नहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, ठीक है ना। इम्यूनिटी उन बीमारियों में काम करती है। अब ऐसा है नहीं, ये तो केवल कटने से वगैरह से, जैसे बैक्टीरिया संक्रामक बीमारी नहीं है टिटेनिस कोई, कि ले भाई मैं सांस देता हूं कोरोना हो गया इसके, वो बीमारी नहीं है। ये चीजें समझ रहे होंगे आप सब, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत यदि कोई बच्चा 2 वर्ष से अधिक उम्र का है लेकिन 5 वर्ष से कम है और डीपीटी, ध्यान रखना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनिस का कोई टीका नहीं लगा, तो उसे डीपीटी की पहली दूसरी खुराक के बीच न्यूनतम कितना अंतराल होना चाहिए? याद रखना, उसे कितना अंतराल होना चाहिए? सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों के दिमाग में गूंज रहा है। गजब मेरे प्यारे बच्चों,
4 सप्ताह, कितना? 4 सप्ताह। ये आंसर आप सबका करेक्ट आना चाहिए। बिल्कुल इस बार किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं, वुमेन सुपरवाइजर बना के छोड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां याद रखना 4 सप्ताह। अब कमी क्या करते हो आप लोग, वीडियो को सब देखते हो परंतु एक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते वीडियो को, ठीक है ना, ताकि हमें एक ऊर्जा मिलती है आप लोगों के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वर्क करने की। और अगर आपको वास्तव में इंटरेस्ट है कि मैं इस बार सीईटी पास हूं, और मेरे प्यारे बच्चों सीईटी ग्रेजुएशन लेवल अगर पास हैं आप, तो यहां पर वुमेन सुपरवाइजर का जो बैच है अभी चल रहा है, ऑफर आप लोगों के लिए 749 रुपए में कंप्लीट टेस्ट सीरीज बैच, नोट्स 200 प्लस ई बुक्स आप लोगों को मिलेंगी, जिसमें 10,000 प्लस टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज होगी वो। तो यहां पर 4 सप्ताह, देखो देखो यहां पर छूटे हुए टीके, राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार 7 वर्ष की आयु तक के बच्चों को डीपीटी की खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल 4 सप्ताह 28 दिन रखा जाता है, ताकि जल्दी से प्रतिरक्षा विकसित हो सके। ध्यान रखना इस बात को, बड़ा गजब सवाल है। अब आते हैं आईपीवी, ठीक है ना। तो ये देखो पोलियो वैक्सीन है को FIPV के रूप में किस मार्ग के रूट से दिया जाता है? ध्यान रखना, इसे ID, ठीक है ना, ID, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए ही चाहिए। चलो भाई, सभी ने जवाब दे दिया होगा बड़े गजब से, ठीक है ना। हाँ देखो भाई, यहां पर IPV इंटरैक्टिव, ध्यान रखना, इंटरैक्टिवेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना, फ्रैक्शनल डोज के रूप में यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां इंट्राडेर्मल ID, याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सी आंसर करेक्ट होना चाहिए। सामान्य IPV को IM दिया जाता है, लेकिन खुराक बचाने के लिए, कवरेज बढ़ाने के लिए भारत में FIPV 0.1 ml का उपयोग किया जाता है, जिसे दाहिनी ऊपरी बाह पर, ठीक है ना, त्वचा के भीतर भी दिया जाता है, यह भी क्लियर होना चाहिए। पर्नीशियस रक्त अल्पता, ठीक है ना, किस विटामिन के अवशोषण में विफलता के कारण होता है? ठीक है ना, किस विटामिन के अवशोषण में विफलता के कारण होता है? बड़ा गजब सवाल है, मैंने बताया भी है, एक एक डिटेल से चीजों को क्लियर किया। विटामिन बी के परिप्रेक्ष्य में B1 से B12 तक, B1 में क्या होता है, थायमिन यानी कि बेरी बेरी, तो B12 के अंदर यहां पर करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन क्या, याद रखना C, B12। अब देखेंगे B12 क्या होगा, तो देखिएगा ऑप्शन, देखो पर्नीशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून स्थिति है जहां पेट, ठीक है ना, तो यहां बनना बंद कर देता है, तो विटामिन B12 अवशोषण के लिए यहां अनिवार्य है। B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं परिपक्व नहीं होती, किसकी कमी से, B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं परिपक्व नहीं होती हैं। अगला सवाल है, बच्चों में हैरिसन और सल्कस और कपोतकक्ष, ठीक है ना, पिजन जो वक्ष है, चेस्ट है, पोषण से संबंधित कमी की विशिष्ट लक्षण क्या है? तो यहां पर आप लोगों को अब आंसर देना है, विटामिन C, D और प्रोटीन, यानी प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वासियोर कॉर, ध्यान रखना, थायमिन विटामिन B1 की कमी से होता है, थायमिन। तो यहां पर आप लोगों को सीधा देना विटामिन D यानी कि रिकेट्स, ठीक है ना, विटामिन D कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना, तो डी यानी रिकेट्स। तो अब देखेंगे प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, रिकेट से हड्डियां नरम हो जाती हैं, सांस लेने के दौरान डायाफ्राम के खिंचाव पसलियों के अंदर दब जाती हैं, जिससे एक नाली बनती है जिसे हैरिसन सल्कस कहते हैं, और छाती कबूतरों जैसी हो जाती है। बच्चों की छाती कैसे हो जाएगी, ऐसे कबूतर की तरह निकलेगी आगे यूं, ठीक है ना, छाती कैसे हो जाएगी, कबूतर जैसे। मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लो चुपचाप, कबूतर की बात आ जाती है, हंस रहे हो बैठे बैठे, ठीक है ना, नोट्स तैयार कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एकदम अच्छे से। आप लोगों के लिए ई बुक्स आप देख लोगे ना, ऐप में जाकर एक बार जरूर देखना,
ई बुक्स देख लिया आपने हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाकर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहोगे कि सर कितना गजब कंटेंट दिया है। वुमेन सुपरवाइजर यदि बनना है, मैं आपको फिर कह रहा हूं विद्यापीठ के साथ बन सकते हो। अब आप फिर भी कोशिश नहीं करते हो, ये आपका एक सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या है भैया? कमजोरी है मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान देना इसकी, कि आपके पास अवसर है फिर भी उनको पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। आहार में फाइटेटस और टेनिन की अधिकता किस खनिज मिनरल्स के जैव उपलब्धता को सबसे ज्यादा बाधित करता है? सबसे ज्यादा बाधित करता है कैल्शियम, आयोडीन, आयरन और विटामिन ए। याद रखना, अच्छा वाला सवाल है, आप लोग जवाब देना अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू के साथ। तो देखो बहुत सारे बच्चे इसमें ऑफलाइन कमेंट भी करते हैं, तो ये भी बता दिया करो ऑफलाइन क्लास कैसी रही। ये डेली आप लोगों को एक रिकॉर्डेड क्लास देता हूँ, एक लाइव देता हूँ, कितने मेहनत कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पर स्पेशली दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो आहार फाइटेटस ध्यान रखना और टेनिन की अधिकता किस खनिज मिनरल में जैव उपलब्धता, ठीक है ना, को सबसे ज्यादा बाधित करता है? कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, विटामिन ए। आयरन करेक्ट होगा, आयरन, और वो भी कौन से? नॉन हीम आयरन होगा और नॉन हीम। कैसे सर? देखेंगे इधर, चाय, कॉफी, टेनिन, अनाज में फाइटेटस, याद रखना नॉन हीम आयरन यानी कि वनस्पति स्रोत के साथ संबंध बन जाते हैं, आंतों में उसका अवशोषण रोक देते हैं, इसलिए खाने के तुरंत बाद चाय पीने के लिए मना किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कई विद्वान होता है खाना खाते ही चाय नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा उसने, बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि अब आपको पढ़ने से समझ में आया, खोपड़ी के अंदर आया ना, ऐसे ही आएगा मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है ना। नेट देखो, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन एनपीयू का क्या मापता है? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ये क्या मापता है? इस चीज को देखेंगे प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। भोजन की कुल प्रोटीन की मात्रा, पचाए गए प्रोटीन का वह अनुपात जो शरीर में उत्तक में रहता है, ठीक है ना, जो शरीर में किसमें रहता है बच्चा? उत्तक में रहता है, ठीक है ना। प्रोटीन पचने की दर, मूत्र में नाइट्रोजन की मात्रा। तो यहां पर आप लोगों को आंसर देना है सीधा और सिंपल, पचाए गए प्रोटीन का अनुपात जो शरीर में क्या रहता है, याद रखना, यानी कि टिश्यू में, यानी कि जो भी है रेटिनेट में रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो एनपीयू प्रोटीन की गुणवत्ता मापने का एक सटीक तरीका है, यह बताता है कि भोजन के लिए गई नाइट्रोजन का कितना हिस्सा वास्तव में शरीर के निर्माण में उपयोग है, ना कि केवल पचाया जाए, ठीक है ना। तो याद रखना एनपीयू के परिप्रेक्ष्य में वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको क्लियर होता है। अब आते हैं विटामिन ए के लिए, टॉलरेंस लिमिट अधिकतम सीमा क्या है जिसके बाद वह विषाक्त, ठीक है ना, हो सकता है? विटामिन ए के लिए टॉलरेंस लिमिट अधिकतम सीमा क्या है? वेरी वेरी मोस्ट सवाल मेरे प्यारे बच्चा, अधिकतम सीमा क्या है बताओ? कि वह विषाक्त होता है जिसके बाद जहर बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। बोला सर बता रहे हैं, जवाब दे दो भाई। तो मुझे तो, मैं तो ये यहां खड़ा हो जाता हूं, ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, मुझे पता है ये पानी में घुलनशील इसलिए विषाक्त नहीं होता है, ठीक है। ये वसा में घुलनशील और लीवर में जमा होकर हाइपर विटामिनोसिस ए कर सकता है। ध्यान रखना ये बिल्कुल यहां बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। बी आंसर करेक्ट होगा। कौन कौन बच्चा इसमें बी आंसर दिया है वो देख लो, इसको पढ़ो एक बार। मैं आ रहा हूं आपके बीच में, ऑडियो वीडियो चेक कर लूं, सब चीजें ठीक चल रही है भाई? हाँ ठीक चल रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है?
तो भाई क्लियर होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। गर्भावस्था के दौरान, ठीक है ना, प्री, यहां पर देखेंगे एसी लैंपेस निदान, ठीक है ना, करने के लिए निम्न में से कौन से दो लक्षण अनिवार्य रूप से मौजूद हैं? उच्च रक्तचाप, पैरों में सूजन, उच्च रक्तचाप प्लस मूत्र में प्रोटीन, एनीमिया, बुखार, उच्च रक्तचाप प्लस मधुमेह, ठीक है ना। उत्तर होगा इसका उच्च रक्तचाप प्लस प्रोटीन, ठीक है ना, मूत्र में प्रोटीन। बीपी हाई हो गई छोरे, अब तो क्या करना क्षण दे। उत्तर आ जाएगा बी मेरे प्यारे बच्चों। आंसर यहां पर बहुत शानदार तरीके से लगा देना सभी साथी। प्री एक्लेमप्सिया की नैदानिक परिभाषा है 20 सप्ताह के गर्भ के बाद, ठीक है ना, और आपका यहां मूत्र में प्रोटीन भी आना शुरू हो जाता है, पैरों में सूजन अब अनिवार्य मापदंड नहीं माना जाता है, ठीक है ना। गर्भ अवस्था के दौरान यहां पर मेरे प्यारे बच्चों सोपेनियन होपेटाइजेशन सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है? तो देखोगे उसका मुख्य कारण होगा आईवीसी पर दबाव डालना, बढ़े हुए गर्भाशय द्वारा आईवीसी पर दबाव डालना। याद रखना, आईवीसी पर दबाव डालना। मेन चीज क्या होता है कि जैसे गर्भवती महिलाएं होंगी, ध्यान देना मेरी बात पर, जब गर्भवती महिला के पीठ पर बल लेटती है तो गर्भाशय आईवीसी बड़ी नस जो रक्त वापस हृदय ले जाती है वो दबा देती है, और इससे क्या होता है, ठीक है ना, इससे उसका वेन्यूस रिटर्न कम हो जाता है और बीपी गिर जाता है और महिला को चक्कर आने लगते हैं। इस कारण बाएं करवट लेटने की सलाह दी जाती है। क्या किया जाता है? गर्भवती महिला को बाएं करवट लेटने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखना है स्पेशली ये दाएं करवट न लेटे, सीधी न लेटे, केवल बाएं करवट लेटे ताकि उसको बीपी ने कम हो, चक्कर नहीं आए। ये चीजें एक एक फॉलो करनी होती हैं। गर्भवती मधुमेह की स्क्रीनिंग के लिए ओजीटीटी में गर्भवती महिला को कितना ग्लूकोज दिया जाता है? एक ओजीजी मेरे पे साथियों टेस्ट होता है जिसमें कितना ग्लूकोज दिया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो मधुमेह की दिक्कत हो स्क्रीनिंग के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, 75 ग्राम दिया जाएगा। कितना? 75 ग्राम दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आप सबका 75 ग्राम हो जाएगा। भारत सरकार ने, डब्ल्यूएचओ ने और DIPSI गाइडलाइन के अनुसार GDM स्क्रीनिंग में 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज 2 घंटे के परीक्षण वन स्टेप जो प्रोड्यूसर है में दिया जाता है, चाहे महिला भूखे पेट हो या नहीं, इस चीज की कोई दिक्कत नहीं। RH नेगेटिव मां को RH, ठीक है ना, एसोमिनजाइनेशन से बचाने के लिए एंटी डी हीमोग्लोबिन कब दिया जाता है? केवल प्रसव के 7 दिन बाद, गर्भ अवस्था के 28 सप्ताह से प्रसव के 72 घंटे के भीतर, यदि शिशु RH पॉजिटिव है तो। ध्यान रखना, शिशु RH पॉजिटिव है तो उसे 72 घंटे में, ये चीजें ऑप्शन बी के साथ सही होनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है। तो यहां अगली प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे इस वजह से ये दिया जाता है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। अब आता है प्रश्न, एक्लेमप्सिया में दौर को नियंत्रित करने के लिए डुर्ग ऑफ चूज प्रथम उपचार क्या है? डाइजेपम, फिनेटाइन और मैग्नीशियम सल्फेट और लेबेटोलो लेबेटालोल। जरा प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करेंगे आप सब के सब। आवाज की दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं, सॉरी। इसके लिए मैं देख लिया माइक में कि आवाज बंद हो गई,
ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट होगा, MgSO4। इसका जो सूत्र है वो भी याद कर सकते हो आप लोगों को, मैग्नीशियम सल्फेट। सर ये पीडीएफ कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे डाल दिए भैया, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत सारी चीजें डालता रहता हूं, ठीक है ना। हाँ, टेलीग्राम पर आप लोगों को एग्जाम से संबंधित सिलेबस, छोटे छोटे जो इमेज हैं वुमेन सुपरवाइजर की, जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक मैं फोटो डालता रहूंगा, और आगे जितना वैकेंसी आएगी ज्यादा चीजें मिलती रहेंगी, तो आप लोग टेलीग्राम पर डेली विजिट किया करो, ठीक है ना। तो SAM गंभीर तीव्र कुपोषण के वर्गीकरण के लिए WHO का कौन सा मापदंड सही है, ये ध्यान रखना। इसमें WHO का एक मापदंड सही है, बाकी ध्यान देना है सबको। अब देखो यहां देखो, ये सारे के सारे सही हैं, तो उपरोक्त सभी दे रखा है, नीचे सारे के सारे दोनों पैरों में गड्ढेदार सूजन, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को ये 11.5 सेमी वाला ये भी हो जाएगा, और वेट फॉर हाइट 3 SDZ स्कोर वाला भी करेक्ट हो जाएगा, माइड अप आर्म, ठीक है ना, तो ये भी आपका सही है। तो यानी उपरोक्त सभी, देखो क्या कह रहा है, SAM परिभाषा तीनों में शामिल है। लंबाई के अनुपात में वजन कम हो, बिल्कुल सही है, लंबाई के अनुपात में वजन कम होना चाहिए, और 11.5 सेमी से कम हो तो 6.59 माह के बच्चे में, ठीक है ना, वो चीजें आपको ओडम सूजन वाली मौजूद, ये हो जाएगा। SAM बच्चों को प्रबंधन में का उपयोग क्यों किया जाता है, सामान्य ORS का नहीं, ध्यान रखना, SAM बच्चों में का उपयोग क्यों किया जाता है, सामान्य ORS का नहीं, इसमें सोडियम कम पोटेशियम अधिक होता है, ध्यान देना मेरी बात पर भाई। SAM बच्चों के प्रबंधन में का उपयोग क्यों किया जाता है, जो सामान्य ORS का नहीं, इसका ही उपयोग क्यों किया जाता है। देखो सबसे मेन बात यहां पर एक चीज निकल के आती है, ठीक है ना, ध्यान देना, ए आंसर करेक्ट होगा इसके अंदर। अभी एक छोटे से बच्चे से मिलाते हैं आपको, आइएगा आइएगा, ठीक है ना भैया, अब नहीं आएगा, वो बग गया, चलो कोई बात नहीं, फिर मिलाएंगे कभी लाइव क्लास के अंदर, शाम को जुड़ना 8 बजे, ठीक है ना, 8 PM पर आपको एक छोटे खिलाड़ी से मिलाते हैं आज, ठीक है ना, छोटे खिलाड़ी से मिलाते हैं जरूर आप लोगों को। यहां पर हम इस मैदान के अंदर आपको एक छोटा खिलाड़ी देखने को मिलेगा, तो ऐसे हम छोटे बच्चे के बारे में ज्यादा ही चीजों को ध्यान रखते हैं। तो गंभीर कुपोषित बच्चे को शरीर में सोडियम अधिक होता है, लेकिन कोशिकाएं इसे बनाए नहीं रख पाती हैं, ठीक है ना, जबकि पोटेशियम की भारी कमी होती है, तो सामान्य ORS से सोडियम ज्यादा होता है, तो हार्ट फेल्यूर कर सकता है, इसलिए लो सोडियम हाई पोटेशियम वाला हम रीस सोमल दिया जाता है। आइएगा भाई, आ गया, आ जाओ भाई, अब कुछ नमस्कार करेगा, नहीं आएगा भैया। गंभीर कुपोषण के उपचार के लिए, ठीक है ना, चलो मिलाएंगे इसके लास्ट में एक क्वेश्चन और। अभी शुरुआती 1-2 दिन में आयरन देना क्यों माना जाता है, गंभीर कुपोषण के उपचार के अंदर अगर मान लो शुरुआती दिनों के अंदर आप लोग आयरन देते हैं तो उसको देना क्यों माना जाता है, इससे उल्टी होती है नहीं, मुक्त आयरन बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा, सेप्सिस का खतरा बढ़ता है, ध्यान रखना, सेप्सिस का खतरा बढ़ता है, इसमें क्या होता है, सेप्सिस का खतरा बढ़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी पे आप लोग करेक्ट कर देंगे यहां पर, ठीक है ना भाई, तो ये लगा देंगे ऑप्शन बी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। समुदाय स्तर पर कुपोषण की तीव्रता दीर्घकालिक का पता लगाने के लिए वाटरलो वर्गीकरण किन मापदंडों का उपयोग करता है, तो ध्यान रखना, लास्ट सवाल है आज का, ठीक है ना, आज का क्या है, लास्ट सवाल है, और इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर लगाना है। उम्र के लिए ऊंचाई, हाइट फॉर एज, ऊंचाई के लिए वजन, ये सबसे मेन आंसर होगा आप लोगों का, तो ये लीजिएगा। ये थे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए छोटा सा प्रयास, हमने इस कंटेंट को आप लोगों के लिए तैयार किया, और अभी भी मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर वास्तव में वुमेन सुपरवाइजर बनना है तो आप विद्यापीठ के साथ जुड़ेगा, A1 क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, शानदार तैयारी होगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 10,000 प्रश्नों की, साथ में आपको A-B दोनों पार्ट कवर होंगे, नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव फ्रॉम स्टूडियो से, और उसके साथ MCQ प्रैक्टिस, हजारों प्रश्न, एक नहीं 10,000 प्रश्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब के अंदर, ऐप के अंदर, ठीक है ना, PDF ऐप में ज्यादा मिलते हैं, डेली की डेली जो भी क्लास होती है सारे PDF एप्लीकेशन में हम प्रॉपर रूप से देते रहते हैं। तो बने रहेंगे आप हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।